देखिए सेल, सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, साइटोलॉजी। जहां भी वर्ड आएगा साइटो, साइटो का मतलब हमेशा होएगा सेल, यानी कि सेल की बात हो रही है, साइटो वर्ड आया। और लॉजी आता है लोगोस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जा रहा है, साइटोलॉजी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका की। देखिए इंग्लिश में इसको क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। ये वर्ड है लैटिन भाषा का सेला। सेला वर्ड का मतलब होता है कमरा। क्या होता है, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। कौन से वर्ड से आ रहा है बच्चों, ये सेला, सेला वर्ड से आता है। ठीक है, सेला वर्ड से इंग्लिश में सेल बना देते हैं। इसका मतलब है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। यानी कि कोशिका क्या है, कोष्टिका है, कोठी है, छोटा सा कमरा है। ठीक है, अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित करने से पहले देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने चारों तरफ नजर डालिए। आप अपने चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको दो तरीके की चीजें दिखाई देंगी, एक तो जिनमें जीवन है और एक जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, जीवित और निर्जीव। ये जीवित है जिनको जीवित कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, और निर्जीव को निर्जीव क्यों कह रहे हो, देखिए इसका कारण है कोशिका। ठीक है, मैं कहूँ आपसे मार्कर, ये मार्कर कैसे बना है, तो आप कहोगे अणु परमाणु मिल मिल करके इस मार्कर को बनाया, छोटी इकाई अणु परमाणु हो गया, सूक्ष्म अणु। ऐसे ही जो जीवधारियों को शरीर होता है ना बच्चों, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, कोशिका से। पहले कोशिका होगी, फिर कोशिका का ग्रुप क्या बना देगा, आपका ऊतक बना देगा, यानी कि टिश्यू बना देगा। ऊतक से आपके अंग बन जाएंगे, और अंग से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, शरीर बन जाएगा, शरीर। तो जितने भी जीवधारी हैं वो कोशिका से शुरुआत करते हैं और ऊतक पे आते हैं, ऊतक बन जाता है, कोशिका के ग्रुप को ऊतक कह देते हैं, और उन ऊतक के ग्रुप को अंग बन जाते हैं, और अंगों से आपका शरीर निर्माण होता है। तो ये क्या है, कोशिका से शुरुआत हुई। यानी कि जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, कोशिका हो गई। इकाई की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, कोशिका। यानी कि जीवन की लघुतम इकाई को कोशिका कहा जाता है। जो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका, कार्यात्मक। इसको समझे एक फैक्ट्री से। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 100 कमरे हैं, 100 कमरों में 10-10 कमरों की एक यूनिट है, यानी ऐसी करके 10 यूनिट हो गई। हर कमरे में कुछ ना कुछ निर्मित हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है बिस्किट का, बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है हर किसी कमरे में। तो ऐसी 10 कमरों की एक यूनिट, हर किसी में बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है। और जिस कमरे में होना बंद हो जाएगा वो डेड हो जाएगा। तो ऐसे ही ये छोटा कमरा जो है सबसे छोटी इकाई होगी, फिर उससे बनी यूनिट, और यूनिट से बनी पूरी फैक्ट्री। तो ये ऐसे ही करके हमारा शरीर छोटी यूनिट से बनता है, फिर यूनिट से बड़ी यूनिट, फिर यूनिट, फिर पूरा शरीर बन जाता है। ये जो सबसे छोटी यूनिट है जिसमें काम धंधे चल रहे हैं, इस छोटी यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। अब इसकी खोज की बात करूं मैं कि खोज कैसे हुई शुरू। ठीक है, साइंटिस्ट कौन कौन से हैं इससे जुड़े हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो यही बना साइटोलॉजी का, कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं। ये कॉर्क को बड़े ध्यान से देख रहे थे, और इन्होंने कॉर्क पे क्या देखा, कॉर्क में छोटे 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 खाने बने हुए हैं। ठीक है, उस कॉर्क को उन्होंने क्या कह दिया, कोशिका कह दिया। 1665 की बात है। ठीक है, अब तो इन्होंने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क तो मृत, तो मृत कोशिका की खोज का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। और कोशिका जो नामकरण है, कोशिका का नामकरण भी किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया। तो सबसे पहले ये शब्द जो कोशिका है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज भी कौन करने वाले साइंटिस्ट कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक है। 1665 में मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक 9 साल बाद, 9 साल बाद ल्यूवेन होक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका खोज डाली। ठीक है, 9 साल बाद इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर डाली। बच्चों क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पे हम क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि मृत की खोज किसने करी और जीवित की खोज किसने करी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत की, और 1674 में ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिका की खोज करी। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हुक, हुक से, हुक में कोई चीज फंस गई तो मर जाएगी, मछली हुक में फंस गई तो मरेगी। तो हुक में मृत यानी मृत कोशिका की खोज की। जो जीवित है वो न्यू से कर लो, न्यू ल्यू, न्यू ल्यू। तो न्यू कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, आपकी ल्यूवेन होक ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किसकी खोज हुई,
मृत कोशिका की हुई या जीवित कोशिका की हुई? तो 74 में जीवित की हुई थी, पहले 65 में हुई थी आपकी मृत की, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, अब इससे आकार, अगर आकार की बात करी जाए तो आकार भी देख लो बच्चों। देखो अगर आपसे पूछा जाए जंतु कोशिका की बात, ठीक है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका का आकार लगभग गोलाकार होता है, ये ऐसा आकार होता है अंडे की तरह, यानी कि गोलाकार लगभग। ठीक है, ये जो जंतु कोशिका है बच्चों, ये कोशिका एक पतली सी झिल्ली से घिरी घिरी रहती है। इस झिल्ली को मैं क्या कहता हूँ? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य कह रहे हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने करा, तो ये पुरकिंजे ने करा था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, जब एक एक टॉपिक करके बताऊंगा तब भी डिटेल में बताऊंगा। तो इसके अंदर फिर आपके बीच में जाता है केंद्र, केंद्र, और केंद्र भी एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसको हम क्या कह देते हैं? ये हो गया आपका केंद्र, और केंद्र भी घिरा रहता है आपका एक झिल्ली से, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली हो गया। फिर इस केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका, केंद्रिका। और केंद्रिका और ये आपका केंद्रक झिल्ली के बीच में एक केंद्रक पदार्थ होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। जैसे ये बाहर था आपका जीव द्रव्य, ऐसी केंद्रक द्रव्य अंदर भरा होता है। तो ये अंडाकार आकार होता है जंतु कोशिका का। किसका? जंतु कोशिका का। लेकिन अगर पादप कोशिका का कहा जाए, पादप कोशिका, तो पादप कोशिका का भी यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, पादप कोशिका का आकार ऐसा होता है कुछ बेंजीन की तरह, जैसे बेंजीन की संरचना होती है ना, सेम लाइक दैट। देखिए, ये पादप कोशिका का आकार है। ये देखिए पादप कोशिका, आपसे इसका आकार पूछा जाए तो ये लगभग आयताकार होती है, आयताकार, लगभग अंडाकार जंतु कोशिका, आयताकार आपकी पादप कोशिका। सेम सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, जो ऊपरी लेयर थी जंतु कोशिका की, जो उसकी सुरक्षा कर रही थी, उसको हम क्या कह रहे थे? केंद्रक झिल्ली। लेकिन पादप में भित्ति पाई जाती है, भित्ति। इसे झिल्ली, इसमें भी होती है झिल्ली, झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं? भित्ति कह रहे हैं, भित्ति। प्लांट्स में भित्ति होने का रीजन क्या है? देखिए हम तो अपने आप को बचा सकते हैं शरीर को कपड़े पहन करके या कपड़े उतार करके, लेकिन पादप क्या करें बेचारे? तो उनके उनके शरीर के ऊपर एक रेडीमेड कपड़ा चढ़ाया जाता है जिसको आप भित्ति कह रहे हो। ये ऊपरी जो लेयर होती है कोशिका की, इसको क्या कहते हैं? भित्ति, भित्ति। थोड़ी सख्त होती है। क्या होती है? सख्त, ताकि आसानी से झेल सके हर चीज। देखिए याद करने का तरीका क्या है बच्चों? भित्ति किसमें पाई जाएगी? पादप में। देखिए पादप, भित्ति, पत्ती, भित्ति, पत्ती। पत्ती किसमें होती है? पादप में होती है। होती है नहीं होती है? पादप में होती है पत्ती, पत्ती से भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका में। बची झिल्ली, झिल्ली आपकी आ जाएगी जंतु कोशिका में। ठीक है, ये आपका उसका हो गया। चलिए, तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब ये मृत कोशिका क्या है? देखिए, मृत कोशिका का सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ये मिटा देता हूँ। मृत कोशिका का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ये बाल। बाल देख रहे हो? आपकी बॉडी पे जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ आप पिन कर रहे हो, काट रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कि बाल को नहीं काट देता, कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, ये मृत कोशिका है। तो आपके मन में एक सवाल रहा होगा कि भैया ये कैसे ग्रोथ कर रही है फिर अगर ये मृत कोशिका है? तो देखो, अगर मैं हेयर की स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो ये हेयर शाफ्ट से शुरू होता है और बल्ब पे जाके रुक जाता है। ये हेयर बल्ब है, बल्ब। और ये फॉलिका होती है, इसके चारों ओर क्या होती है? फॉलिका, फॉलिका। दोनों तरफ क्या होती है? फॉलिका होती है, यानी कि हेयर फॉलिका। और यहीं से जाती हैं ब्लड वेसल्स, धमनियां जाती हैं, रक्तवाहिका जाती है। ये धमनियां इनको क्या हार्मोन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, यहीं पे होता है प्रोटीन, प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, जो इनको ग्रोथ में करने में क्या होता है? डेड सेल, जैसे ही डेड सेल हो जाता है इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, धकेलते रहते हैं। ये प्रोटीन इसको धकेलते रहते हैं, और ये हेयर शाफ्ट बाहर को निकलती रहती है और बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेयर इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? तो हेयर किसके बने होते हैं बच्चों? एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? केराटिन। केराटिन नाम का प्रोटीन है जिसका हेयर बना होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन, और आपने देखा भी होगा, चंपी होती है, मालिश होती है, और डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि जड़ों में लगाओ। तेल कहाँ लगाओ? जड़ों में लगाओ। तो बाल बड़े करने हैं, सुंदर करने हैं, तो ऊपर ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं है, जड़ों में, क्योंकि फॉलिका तो नीचे है जो उसको नरिश करेगी, जो उसको नरिश करने वाली वेसल्स हैं, और फॉलिका प्रोटीन्स वगैरह वो तो जड़ों में है। तो जड़ों में तेल लगाने का फायदा होता है, ऊपर तो डेड है, डेड सेल है, ये इनमें लगाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है,
तो ये मृत कोशिका के एग्जाम्पल। ऐसे ही आपके शरीर पे भी देखिए, ऊपर वाली खाल को आप नोच लेते हो, ठीक है, पैरों की एड़ियों पर तमाम आपकी एड़ी फटकने लगती है तो ऊपर मोटी मोटी लेयर इकट्ठी हो जाती है, डेड सेल। स्किन पे भी हो जाती है, आप उसको स्क्रब करके निकाल देते हो, डेड सेल। ये डेड सेल के एग्जाम्पल्स है। और जीवित कोशिका में तो आपको दर्द है। तो ये रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट हुए 1665 में, मृत कोशिका की खोज करी 1665। फिर ल्यूवेनहोक आए, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए ये कोशिका की खोज तो चल रही थी, लेकिन अब आना बाकी था कोशिका सिद्धांत, ठीक है। स्लाइडेन नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक हुए हैं, स्लाइडेन। ये क्या कर रहे थे, पादपों पे अध्ययन कर रहे थे, और इन्होंने क्या देखा, उत्तरी यहाँ तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन उन्होंने पादप को सही से ऑब्जर्व करा, पूरा देखा, तो इन्होंने देखा कि सभी जगह क्या है भैया, कोशिकाएं हैं, ये तो कोशिकाओं से बचा हुआ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, जितने भी पादप हैं वो सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। तो पादप पे इन्होंने एनालिसिस कर लिया। फिर क्या होता है, ये थियोडोर स्वान आते हैं 1839 में, ये 1838 की बात है। 1839 में स्वान क्या है, ये क्या देखते हैं कि जो जंतु कोशिका है, इसके ऊपर एक झिल्ली है, जो अभी मैंने आपको बताया था। इस झिल्ली को क्या कह दिया उन्होंने, जीव द्रव्य झिल्ली, क्योंकि जीव द्रव्य के बाहर होती है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। नामकरण किसने किया था, सॉरी, जीव द्रव्य का पुरकिंजे ने, अभी बताया था मैंने। तो इन्होंने देखा जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। जब ये पादप पे गए तो इन्होंने देखा वहां तो जीव द्रव्य झिल्ली है नहीं, वहां पे क्या है, भित्ति है, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, भित्ति दे दिया, वो थोड़ी सख्त थी। तो जीव द्रव्य झिल्ली और भित्ति पाई इन्होंने। कुल मिलाकर के संयुक्त रूप से 38 और 39, यानी कि स्लाइडेन और स्वान ने मिलाकर के कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया जितनी भी जीवित इकाइयां हैं सब कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो संयुक्त रूप से 1838-39 में ये कोशिका सिद्धांत आता है, किसने, स्लाइडेन और स्वान देते हैं, ठीक है। पर स्लाइडेन स्वान ने ये तो बता दिया कि कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, पर ये कोशिका आती कहाँ से है, ठीक है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इसको लेकर के आते हैं आपके रुडोल्फ विर्चू। 1855 में ये बताते हैं कि हर कोशिका जो है विभाजित होती है और उससे नई कोशिकाएं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए रुडोल्फ विर्चू। विर्चू विर्चू बच्चों को विभाजित कर दिया, है नहीं। तो कोशिका का विभाजन का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आए थे बच्चों, रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू कि कोशिका विभाजित होती है, फिर नई कोशिकाएं बनती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो ब्रेन है ना, यानी कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में जो है कोशिका कभी भी जो है विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजित नहीं होती, यानी एक बार मर गई तो मर गई। इसलिए इसको क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है आपका ब्रेन वाला, ये बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन है। न्यूरॉन में क्या है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होगा नहीं, एक बार गई तो गई, कहानी खत्म, ठीक है। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, यही कारण है ट्रैफिक में ज्यादा हेलमेट वेलमेट का नहीं चलता, और पहन के चलना चाहिए बाकी में, ये जो है बजाना जरूरी है दोस्तों, है नहीं। और सबसे ज्यादा जो विभाजन है वो कहाँ होगा आपका, वो लीवर में होगा। सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में, यानी चोट लगी एकदम से रिपेयर कर देता है। कोशिका विभाजित नहीं, कोशिका नहीं विभाजित, कोशिका। तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में, और कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन में नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको कोशिका, देखिए जीवधारी जितने भी हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय, ठीक है। बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिकीय में एक ही कोशिका। एक कोशिका का सबसे अच्छा एग्जांपल है एग। एग, हालांकि जितने भी बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब इसी में एक कोशिका में ही आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल है एग। अंडा एक कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, फिर अंडा ही हो जाएगी। लेकिन किसका अंडा हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच, यानी कि शतुरमुर्ग। तो शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, ये बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया में भी कौन सा आ जाएगा आपका, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कोशिका का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। हालांकि जितना भी बैक्टीरिया है उसका 3 से 5 माइक्रोमीटर साइज होता है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है बच्चों। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी आपकी माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आ गई, ठीक है। अगर आप करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, अंडाणु। फीमेल का जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी की बात करी जाए मानव में तो स्पर्म होता है,
मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और बात करी जाए सबसे लंबी कोशिका की, तो तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास पूछा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का अगर व्यास पूछा जाए बच्चों, तो लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये कोशिका का था आपका यहाँ तक। फिर आगे बढ़ेंगे। बताएं यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, डाउट्स एंड क्वेश्चंस आ गया ना सभी के समझ में। फिर से रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें अध्ययन की, तो अध्ययन की शुरुआत करते हैं रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी, और कोशिका का नाम भी इन्होंने कोशिका कहा, ठीक है। दूसरे आते हैं ल्यूवेन हुक, इन्होंने 9 साल बाद यानी 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, कोशिका सिद्धांत आ जाता है। 1838 में स्लाइडेन ने पादप में कोशिकाएं देखी, और फिर थियोडर स्वान ने क्या देखा आपका, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक है। स्वान ने क्या देखा, जीव द्रव्य झिल्ली देख ली और भित्ति देख ली। भित्ति प्लांट्स में होगी और झिल्ली किसमें होगी, आपकी जंतु कोशिका में, ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने 3839 में कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, जितनी भी जीवित इकाइयां हैं सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और जितने भी कार्य इन कोशिकाओं में ही होते हैं, ठीक है। और बात करें अगर विभाजन की, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, कोशिका विभाजित होगी और नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये बात कही थी रुडोल्फ बर्चो ने 1855 में। 1855 में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, और आपका सबसे तेज लीवर में विभाजन होएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और लंबी छोटी होती है तंत्रिका तंत्र, और इसके अलावा सबसे छोटी स्पर्म होती है, और लाल रक्त कोशिका का व्यास होता है आपका 7 माइक्रोमीटर। बताए बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट है, फिर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चंस आगे बढ़े फिर।